तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क टाइप्स एंड टोपोलॉजी। दो टॉपिक सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे, जिसमें लैन मैन कैन वैन पैन। ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, हम लोग जानते हैं। और मैंने आप लोगों को समझाना है कि टोपोलॉजी के टाइप्स क्या होते हैं और कैसे हम लोग आर्किटेक्चर को समझते हैं। ओके, तो बेसिस लैन के बारे में अगर हम लोग समझते हैं तो लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। और जो भी हमारा स्मॉल नेटवर्क होता है, चाहे वो घर का हो, स्कूल का हो, कहीं का भी हो, तो वो हम एक लोकल एरिया नेटवर्क से समझते हैं। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि अगर आप एक इंटरनेट कनेक्शन भी लेते हो ना, और आपने कोई भी कनेक्शन सेटअप किया, मान लिया राउटर लगा, आपने स्विचेस लिया और आप यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट किए हो, और जब इनका सिर्फ कम्युनिकेशन होगा, ओके, या इस एरिया का जितना भी डिवाइस होगा एक नेटवर्क का, ये हमारा नेटवर्क वन है, इसमें आउटसाइड कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो सिंपल बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि जो हमारे सिर्फ और सिर्फ इसी इन्वायरमेंट में काम करेगा। ओके, एंड इसका जो कंपोनेंट होता है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये बोला जाता है मल्टीपल्स ऑफ लैन को जब आप आपस में कनेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, आपके ऑफिस में दो बिल्डिंग है, और एक बिल्डिंग का जो नेटवर्क चल रहा है प्लस दूसरी बिल्डिंग पर भी कोई नेटवर्क चल रहा है, और यहाँ पे भी बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। तो आप क्या करते हो, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करते हो, ओके, विद द हेल्प ऑफ एनी मीडिया लाइक कोएक्सियल, ट्विस्टेड और फाइबर। सो दिस इज द मैन और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन टेक्नोलॉजी बोला जाता है। एंड अनदर वन इज वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इज द कम्युनिकेशन ऑफ वैन नेटवर्क और ज्योग्राफिकल कम्युनिकेशन। ओके, जैसे कि अभी यहाँ पे कोई भी यूजर, जैसे ये वाला यूजर है, ये पीसी, ये गूगल को एक्सेस करता है। इसने अपने वेब ब्राउजर को खोला और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट लिया फ्रॉम google.com, और यहाँ से हमारा जो कनेक्शन है, ये इंटरनेट अगर कनेक्टेड है तो आईएसपी की हेल्प से हमारा वो जो पर्टिकुलर जो भी रिक्वेस्ट है वो हमारे गूगल सर्वर तक जाता है, और गूगल सर्वर फिर हमें रिस्पॉन्स देता है। तो मल्टीपल्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क का जो कम्युनिकेशन कहलाता है वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क और वैन नेटवर्क कहलाता है, सिंपल। एंड देन वन मोर थिंग विच इज कैंपस एरिया नेटवर्क। ये कैंपस एरिया नेटवर्क जो होता है स्कूल, बड़े स्कूल इन्वायरमेंट में या इंटरप्राइज ऑफिसेस जहाँ पे होते हैं, बिल्डिंग्स जहाँ पे ढेर सारी होती हैं, वायरलेस ढेर सारे यूजर काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड कैंपस एरिया नेटवर्क आप लोग बोल सकते हो कि ये वायरलेसली सपोर्ट देने के लिए मैक्सिमम डिजाइन किया जाता है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन में भी आपने देखा होगा कि पूरा कैंपस वाईफाई कर दिया जाता है। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में आपके सर्वर को लाइव किया जाता है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं कैंपस में कहीं से भी उस सर्वर पे अपना काम कर पाए, प्रोजेक्ट रिलेटेड एंड एवरीथिंग। ओके, तो ये हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क में हो जाता है। एंड वन मोर थिंग विच इज पर्सनल एरिया नेटवर्क, एंड in short we can call it PAN network. PAN network allow you to share the personal network like hotspot, Bluetooth, okay, is the type of PAN network. Okay, so this is the PAN network technology. PAN network is not a wide level of network, simple बोल सकते हो कि एक small level पर personal communication या इंफॉर्मेशन, पीडीएफ, डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए हम लोग इस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो दिस इज द पर्सनल एरिया नेटवर्क। एनी डाउट? No, ओके, sir. नाउ नेक्स्ट थिंग, ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल देखो, सबसे पहले तो अगर हम लोग नेटवर्क को पढ़ रहे थे तो वहां पे हमें एक चीज समझना था कि हमारा जो भी कम्युनिकेशन होता है वो दो तीन कॉन्सेप्ट पर होता है। एक हमारा होता है ट्रांसमिशन मोड, और एक हमारा होता है ट्रांसमिशन मीडिया। ओके, पहले इसको भी समझ लो आप। लाइक मैं यहाँ पे पेंट की स्क्रीन ओपन करता हूँ, ये। अब जैसा कि मैंने बताया, ट्रांसमिशन मोड और मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्किंग को करने के लिए। अब एक वर्ड जो मैंने लिया यहाँ पे, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है टू शेयर द इंफॉर्मेशन। ओके, शेयरिंग इंफॉर्मेशन मतलब सेंड करना किसी भी इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे जो ट्रांसमिशन होता है एक मोड में आ जाता है, एंड अनदर वन इज इन मीडिया। ओके, जो मोड होता है ये दो तरीके का होता है, एक सिंप्लेक्स होता है एंड ड्यूप्लेक्स होता है यहाँ पे।
एंड जो मीडिया होता है ये भी हमारा होता है वायर्ड एंड वायरलेस। ओके, तो सिंप्लेक्स टेक्नोलॉजी यहाँ पे अगर हम लोग समझते हैं तो वो सारे कंपोनेंट्स जैसे सिंप्लेक्स नेटवर्क या जो मोड होता है अलाउ वेरी डिवाइस कैन सेंड डेटा, नो ऑप्शन टू रिसीव द डेटा। मतलब इनके पास ऑप्शन नहीं होता है डेटा रिसीव करने के लिए, लाइक कीबोर्ड, माउस, माइक। ओके, ऐसे डिवाइसेस आपके आ जाते हैं सिंप्लेक्स मोड में। जो डुप्लेक्स होता है ये आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक हमारा हो जाता है हाफ डुप्लेक्स जो कि इन शॉर्ट HDX बोला जाता है। सेंड, जो भी हमारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन होता है डिवाइसेस सेंड भी कर सकती हैं, एंड रिसीव, बट नॉट साइमल्टेनियसली। ऐसे मतलब डिवाइसेस सेंड और रिसीव करेंगे इन्फॉर्मेशन बट एक साथ नहीं, जैसे वॉकी टॉकी वगैरह हो गया है ना, ये सब जो टेक्नोलॉजी आ जाती है ये आपका हाफ डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी में आ जाता है। एक और यहाँ पे आ जाता है जो कि FDX फुल डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी होता है। ओके, यहाँ पे सेंड एंड रिसीव इन्फो एट अ टाइम, बोल सकते हो कि एक समय पर ये दोनों काम होता है। जो यहाँ पे मीडिया के बारे में मैंने बात किया, वायर्ड एंड वायरलेस दोनों के बारे में आप जानते हो। वायर्ड में आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल होता है ना, डेटा को सेंड एंड रिसीव करने के लिए। वहीं आपका जो वायरलेस सॉरी वायर्ड में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल एंड लाइट सोर्स इस्तेमाल किया जाता है वायर्ड टेक्नोलॉजी में डेटा को सेंड करने के लिए। एंड वहीं वायरलेस में आपका क्या हो जाता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए, यानी कि वायरलेस फ्रिक्वेंसी होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो होता है काफी हाई स्पीड स्ट्रीमिंग एंड इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लाइट सोर्स काफी हाई स्ट्रीमिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बट रेडियो फ्रिक्वेंसी स्लो होता है इन कंपेयर ऑफ वायर्ड मीडिया। सो वाइड मीडिया कवर लार्ज नंबर ऑफ डिस्टेंस, मतलब कि अगर आपका जो नेटवर्क है वन सिटी टू अनदर सिटी भी कनेक्ट करना है, सो यू कैन यूज वायर्ड टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट द बोथ नेटवर्क, बट इन वायरलेस network segment there is no option or not possible to connect wide area of network. Okay, वायरलेस नेटवर्क एक पर्टिकुलर एरिया के लिए होता है जहाँ पे आप काम करते हो। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड एंड ट्रांसमिशन मीडिया। ओके, अब यहाँ पे हम लोग OSI मॉडल समझते हैं, TCP/IP मॉडल समझते हैं। ये एक सिंपल मॉडल है। सर वन हाँ जी, सर 1 सेकंड, स्क्रीन को बैक में करेंगे क्या? स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके सर। हो गया। हाँ ओके, अब यहाँ पे हम लोग OSI मॉडल को समझते हैं। देखो OSI मॉडल काफी इजी है समझना एंड कुछ ज्यादा इसमें नहीं है। एक छोटा सा मैं यहाँ पे नेटवर्क डिजाइन करता हूँ। जैसे ये एक सॉफ्टवेयर है CPT, आपको बस समझना है, प्रैक्टिकल नहीं करना है। ये समझाने के लिए OSI मॉडल को मैं यहाँ पे एक छोटा सा नेटवर्क डिजाइन करूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने 2-3 कंप्यूटर ऐड कर लिया, आप देख रहे हो यहाँ पे, एंड इन सभी कंप्यूटर को मैं एक पर्टिकुलर स्विच के साथ कनेक्ट कर देता हूँ जैसा कि ये है। और उसके बाद इधर आपका राउटर वगैरह कुछ भी कनेक्ट किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राउटर भी एक ऐड कर देता हूँ और ये हमारा राउटर हो गया। एंड इन सभी को फिर मैं यहाँ पे कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करता हूँ। तो ये स्विच का कनेक्शन हो गया और इधर ये सारी चीजें हो गई। तो ऐसे हमारा नेटवर्क सेटअप होता है। और आपका इधर जो कनेक्शन होता है कहीं से भी इंटरनेट सर्विस या कहीं से भी आप लेकर इस पे काम कर रहे होते हो। तो सिंपल ये हमारा हो जाता है एक टोपोलॉजी। और इसमें जब भी आप कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करते हो ना, तो इनको एक पीसी से दूसरे पीसी में जो भी हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है इन सब चीजों को समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर OSI मॉडल एंड इसको समझते हैं। लाइक यहाँ पे अगर आप देखो
तो ये दोनों एक दूसरे से इधर से कनेक्टेड होंगे, ये हमारा इंटरनेट एरिया हो जाएगा। ओके, ये जो हमारा है इंटरनेट हो जाएगा। यही तो सेटअप होता है इंटरनेट का। और फिर हम लोग यहाँ पे राउटर इस्तेमाल करते हैं और फिर जैसा भी हमें कनेक्शन स्टेब्लिश करना होता है करते हैं। अब यहाँ पे चाहे हमारा नेटवर्क हो या हमारे नेटवर्क से बाहर डेटा जाता हो, जो भी हमारे पीसी इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं वो लेयर बाय लेयर करते हैं। और इनको हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, अपने डेटा पैकेट को कैप्चर कर सकते हैं कि कब हमारी क्या इंफॉर्मेशन कितने सारे पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ ट्रेवल कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा नेटवर्क डिजाइन करता हूँ, लाइक इस पीसी का आईपी मैं 10.0.0.10 करता हूँ। इस पीसी का जो आईपी है 10.0.0.20 और यहाँ पे 10.0.0.30 मैंने कर दिया। ओके, सिंपल एक नेटवर्क मैंने यहाँ पे डिजाइन कर दिया। अब इस नेटवर्क को समझाने के लिए मैं चलता हूँ ओएसआई मॉडल पर। ओके, ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग समझते हैं, जो भी मैंने डायग्राम बनाया कि यहाँ पे कोई भी पीसी, अगर पीसी 1 ने इंफॉर्मेशन सेंड किया, या ये लास्ट 3 नंबर जो पीसी है ये इंफॉर्मेशन सेंड करता है किसी भी नेटवर्क में या इस पीसी को, तो डायरेक्टली यहाँ पे तो इसका कनेक्शन है नहीं, इसको क्या फॉलो करना पड़ेगा, स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। लाइक ये यहाँ से डेटा को सेंड करेगा किसको, स्विच को। स्विच इंफॉर्मेशन सेंड करेगा हमारे इस पर्टिकुलर पीसी को, राइट। अभी मैं ये लाइव दिखा रहा हूँ। एंड अगर मैंने डेटा किसी दूसरे सर्वर को सेंड किया, लाइक यहाँ पे कोई गूगल का सर्वर को मैंने सेंड किया इन्फॉर्मेशन, तो हमारी इन्फॉर्मेशन स्विच को, स्विच से हमारे राउटर को, एंड देन राउटर से हमारे इंटरनेट के माध्यम से इस गूगल के सर्वर तक इंफॉर्मेशन हमारा या जो भी हमारा डेटा है ये जाएगा। तो इसमें जो हमारा पैकेट है ना, किस लेयर पर क्या होता है, या हमारे राउटर को कैसे पता कि गूगल तक कैसे जाना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक लेयर के माध्यम से समझ सकते हैं। जो ओएसआई मॉडल है इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है कि ये एक रियल एनवायरनमेंट में काम करता है या इसके बिहाफ पर ही पूरा काम होता है। ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए एक लॉजिकल प्रेजेंटेशन है ना, कि जब भी हमारी इंफॉर्मेशन एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे जाता है तो कैसे होता है। तो इसमें 7 लेयर्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। एप्लीकेशन लेयर, एंड सेकेंड वन इज आपका हो जाता है प्रेजेंटेशन लेयर। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड वेट, मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंटेड कलर ले लेता हूँ। ओके, तो ये हमारा हो गया एप्लीकेशन। सेकेंड आपका प्रेजेंटेशन एंड सेशन एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक एंड फिजिकल। वर्किंग में तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बट इस ओएसआई मॉडल का जो फर्स्ट लेयर होता है हमेशा फिजिकल लेयर होता है। ओके, तो ये 7 लेयर को ऑलरेडी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका अपर लेयर एंड लोअर लेयर होता है। अपर लेयर जो होता है ये आपके डेटा को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी डेटा मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस होता है, डेटा क्रिएशन, ये आपके अपर लेयर्स का काम होता है। यानी डेटा के रेडी होने तक का जो पार्ट होता है ये आपका अपर लेयर, एंड लोअर लेयर जो होता है इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो ये दो पार्ट में डिवाइड है। अब अपर लेयर में आप देखो यहाँ पे तो सबसे पहला जो पार्ट दिया हुआ है एप्लीकेशन लेयर है, यानी कि जब भी आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो करना, वो कहाँ से करते हो, एप्लीकेशन लेयर से। ओके, इस लेयर के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते। ओके, तो एप्लीकेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट एन इंटरफेस। ओके, जो भी आपका इंटरफेस क्रिएट होता है, जैसे मुझे एक ईमेल सेंड करना है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपना जो भी ब्राउजर है उसको ओपन करूंगा और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी ओपन करूंगा, लाइक gmail.com। और gmail.com लॉगिन करने के बाद मैं जो भी मेल जिसको भी सेंड करना है उसको सेंड करूंगा, राइट।
तो मैंने यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन सेंड करना ईमेल पर सेंड करेंगे, और इसके लिए मैंने क्या किया, एक HTTP के एप्लीकेशन को एक्सेस किया, राइट। तो एप्लीकेशन लेयर इज जस्ट फॉर इंट्रैक्शन, ओके। एप्लीकेशन आपका इंट्रैक्शन के लिए होता है, और यहाँ पे आपका DHCP, DNS, HTTP, FTP, SSH टाइप्स की प्रोटोकॉल का वर्क होता है। अभी मुझे किसी भी कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करना है तो हम SSH प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। FTP डेटा या जो भी फाइल डायरेक्टरीज होती हैं अपलोड एंड डाउनलोड करने के लिए होता है। किसी भी वेबसाइट से आप कुछ अपलोड डाउनलोड करते हो, FTP का होता है। HTTP आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए करते हो, तो ये सारी चीजें होती है। अब मैं यहाँ पे एक HTTP का लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ कि जैसे यहाँ पे आप देखो, ये हमारा सॉफ्टवेयर था और मैंने इन सभी कंप्यूटर को ये IP असाइन करनी है। तो मैं यहाँ सॉफ्टवेयर पे आता हूँ एंड देन कॉन्फ़िगरेशन, और इसका जो फास्ट इथरनेट 0 है, क्योंकि यहाँ पे 0 पर ये कनेक्शन स्टेब्लिश है, तो 0 पर मैं यहाँ पे एक IP दे देता हूँ 10.0.0.10, यही IP हमारे इस पीसी का। और दूसरे वाले पीसी पर आ जाते हैं, इसका IP दे देते हैं, यहाँ पे है 10.0.0.20 एंड डन। और हम लोग इस पीसी पर आते हैं, कॉन्फ़िगरेशन F0/0, और यहाँ पे 10.0.0.30, ओके। सिंपल, इतना करने के बाद आपको आ जाना है अपने पर्टिकुलर कंप्यूटर पर और इन्फॉर्मेशन सेंड करना है। तो मैं यहाँ से एक मैसेज सेंड करता हूँ, लाइक अभी देखो एप्लीकेशन लेयर पर मुझे चेक करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक HTTP पैकेट सेंड करना पड़ेगा। तो HTTP पैकेट के लिए हम लोग या तो FTP सर्वर बनाए डेटा को अपलोड डाउनलोड करने के लिए, किसी भी तरीके का। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सर्वर लिया और इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट किया। इस सर्वर को सर्विस में आकर आप TFTP या जो भी सर्वर है आप इनेबल कर दो, या HTTP इनेबल कर दो। और यहाँ पर मैं सिंपल एक एक्टिविटी अलाउ करता हूँ, लाइक यहाँ पे मैंने 2 को 4 में कर दिया, कलर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये जो यहाँ तक का पार्ट है, थोड़ा सा ये वेब डिजाइनिंग जिनको आती होगी वो एक छोटी सी स्क्रिप्ट यहाँ पे चाहे तो अपना मैनुअली भी बना सकते हैं, ये मैंने कर दिया। एंड यहाँ पे ये मैंने दिखाया भी था ना कल। यस सर दिखाया था। ओके, तो देखो ये मैंने कर दिया, अप्लाई किया, ओके किया, सेव कर दिया, ओके। एंड फाइनली हमारा HTTP में आ गए और मैंने HTTP और HTTPS दोनों को इनेबल कर दिया। अब देखो जो भी पैकेट हमारा यहाँ से सेंड होगा फ्रॉम वन टू अनदर, अब यहाँ से आप सिमुलेटर में क्या कर सकते हो, इसको कैप्चर कर सकते हो। जैसे मैं इस पीसी पर आया या किसी भी पीसी पर, और यहाँ से डेस्कटॉप वेब ब्राउजर खोलते हो आप और एक्सेस करते हो, जैसा कि मैंने अभी gmail.com एक्सेस किया, http:// बट बिफोर दैट हमें इस पर्टिकुलर सर्वर को भी एक IP देना पड़ेगा। तो मैं इस सर्वर की IP कर देता हूँ 10.0.0.50, और यहाँ पे आपका कनेक्शन आ गया। अब सबसे पहले ये जो पैकेट है ये अभी हटा दो आप। ARP मैसेज ये जनरेट किया जैसे मैंने इसको IP दिया, क्योंकि स्विच के साथ ये कनेक्ट हुआ। और इस पीसी पर मैं http://10.0.0.50 मैंने लिखा और एंटर किया, और यहाँ पे एक देखो TCP पैकेट जनरेट होता है, ओके। TCP पैकेट जनरेट होता है और लेयर 7 पर यहाँ पे वर्क हुआ, ओके। और जैसे ही मैंने इस पैकेट को आगे फॉरवर्ड किया, ये पैकेट हमारा यहाँ पे आया। ये ARP पैकेट भी यहाँ पे जा रहा है, डोंट वरी उसके लिए। बाकी यहाँ पे देखो मल्टीपल्स ऑफ ARP पैकेट जा रहे हैं, तो ये हमारा हो गया। ये एक ARP मैसेज था, ठीक है। अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए ARP पैकेट हटा दूं एंड इस वाले पीसी पर मैंने एक्सेस किया क्या, SicoLive.com, और ये मैंने एक्सेस कर लिया। ये जो पैकेट होगा ये हमारा क्या पैकेट है, ये HTTP पैकेट है। जैसे यहाँ पे सक्सेसफुल होगा आप उस पैकेट को ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे आने के बाद मैं एक बार फिर से यहाँ पे आता हूँ फर्स्ट वाले उस पे, और अब मैं यहाँ पे अगर HTTPS कर दूं, यहाँ पे HTTPS एंड गो करूं, तो ये भी एक्सेस होगा। और देखो यहाँ पे सारे TCP पैकेट आ रहे हैं, जितनी बार आप गो कर रहे हो ये सारे TCP पैकेट यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं। किसी भी पैकेट को आप क्लिक करके देखोगे यहाँ पे ये बता देगा कि कौन सी लेयर पर क्या चीज हो रहा है, ओके। एंड जस्ट आप इसको यहाँ पे देखोगे ये TCP पैकेट इसको आया, एंड
पीसी से स्विच को आ गया है, स्विच से आगे फॉरवर्ड हुआ, अगेन एंड अगेन ये सब ट्रांसफर हो रहा है, आप देख सकते हो। और हमारा यहाँ पे एक पैकेट HTTP का चला गया, क्लिक करके देख सकते हो हमारा लेयर 1 है ये, और दूसरा भी पैकेट यहाँ पे था। जो भी हमारे पैकेट्स हैं यहाँ पे 1 to 1, 1 by 1 करके आप चेक कर सकते हो, जो भी पैकेट्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। ओके, इनके बीच में आप क्लिक करके चेक करोगे तो आपका TCP पैकेट दिखाएगा, HTTP के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो भी जनरेट हो रहा है HTTP प्रोटोकॉल, ये पर्टिकुलर सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में डेटा को कैरी करने के लिए या इंटरफेस क्रिएट करने के लिए सब इस्तेमाल करे जाते हैं। तो इसमें समझाने का बस यही मतलब था कि हम लोग यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करते हैं वन टू अनदर नेटवर्क के अंदर, वो इस OSI मॉडल से हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर पे डेटा का इनकोडिंग होता है, डेटा का कॉम्प्रेस करना एंड डेटा इनक्रिप्ट करना। लाइक अगर मुझे कोई डेटा सेंड करना है आपको, मैंने ईमेल खोल लिया और मुझे डेटा सेंड करना है, तो मैं इनकोड करूंगा ना, कुछ टेक्स्ट राइट करूंगा, कोई वीडियो सेंड करूंगा, कोई फोटो सेंड करूंगा, कुछ भी। डेटा का साइज बड़ा है तो उसको छोटा करने के लिए कॉम्प्रेस करने से रिलेटेड वर्क होता है। अगर डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेंड करना चाहते हैं, है ना, जैसे कि HTTPS वाला आपने देखा था सेगमेंट, तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में हमारे डेटा को सेंड और रिसीव करता है। तो वहां पे ये जो प्रोसेस है इंक्रिप्शन, कॉम्प्रेस एंड इनकोडिंग, ये हमारा प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है। लास्ट वन यहाँ पे अगर देखें हमारा अपर लेयर का, तो हमारा सेशन लेयर होता है, जो कि सेशन को मेंटेन करने के लिए सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी कोई ऐसी वेबसाइट आप एक्सेस करते हो और अगर थोड़ी देर तक उस वेब पेज को आप रिफ्रेश नहीं करते हो या कंटिन्यू वर्क नहीं करते हो, तो सेशन आपका क्या हो जाता है, टाइम आउट, ऐसा देखा होगा आपने। इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपका जो कंप्यूटर है किसी भी सर्वर यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच कनेक्ट हुआ था, लाइक 10 सेकेंड, है ना, 20 सेकेंड या 1 मिनट, ऐसे कुछ होता है। OTP वगैरह भी जो आपका आता है 10 मिनट के लिए वैलिड होता है, अकॉर्डिंग टू जैसे गूगल वगैरह के जो OTP होते हैं 10 मिनट के लिए वैलिड होते हैं, राइट। गूगल जीमेल ऐसे जो भी होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट OTP सेशन ये होता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हर एक का 10 मिनट होगा, ये सेकंड में भी कुछ ऐसे सेशंस होते हैं, ट्रांजेक्शन और जो भी आप करते हो, राइट। तो ये फिर यहाँ पे सर फोर्थ ऐसा लेयर आ क्यों? जाता है। हाँ जी, सर ऐसा क्यों? अगर सेशन नहीं रहेगा तो कोई भी इंफॉर्मेशन हैक कर लेगा ना, या कोई भी हमारी अच्छा। मतलब हमारी इंफॉर्मेशन की सेफ्टी कहाँ मिलेगी, है ना। तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अब OTP आज मैंने ओ, जनरेट कर लिया और वो 1 साल के लिए वैलिड रहे, तो अगर OTP कहीं पे इधर उधर हो जाता है, तो हर एक का क्या होता है, एक सेशन होता है। ओके सर। लाइक अगर मैं यहाँ पे कोई भी वेबसाइट ओपन करता हूँ, एक मैंने ब्राउजर ओपन किया, तो हर एक वेबसाइट का एक सेशन होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक bigbasket.com एक वेबसाइट ओपन किया और मैं यहाँ पे आता हूँ और इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट या क्यू प्रेस करके आप आ सकते हो, यहाँ पे ऐसे ओपन किए। तो हर एक का एक सेशन होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और अपर लेकर जाऊं यहाँ पे, तो आप देखना यहाँ पे इसके मेमोरी के अंदर या स्टोरेज में इसका एक सेशन होगा, दिस इज द सेशन आईडी। ओके, ये चीज, ये जो सेशन आईडी है, ये किसी को भी अगर मिल जाता है ना, तो करंट टाइम में जिस अकाउंट या जिस चीज से हम लॉग इन है, ये उसको मिल जाएगा। ओके, ये हमारे सिस्टम के इस सेशन को अगर ट्रैक करना चाहे तो ये क्या कर लेगा, इस आईडी को कॉपी करके या इस सेशन को अपने कंप्यूटर पे लॉग इन कर सकता है। तो सेशन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, यहाँ पे डेट और टाइम भी लिख के आ रहा है। एक्सपायर्स, मैक्सिमम एज लिख कर आ रहा है ना यहाँ पे, देख रहे हो आप यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लिख कर दिखाऊं ये दिस इज द सेशन, और मैं इसको नोटपैड पर लेकर आता हूँ एंड सी दिस इज द डिटेल्स कि ट्यूसडे, आज कौन सा दिन है। ट्यूसडे है बट 1 मार्च नहीं है। हाँ, उसका वो नहीं है, ये हमारे सर्वर का जो भी सेटिंग है और उन सब से हमारा कोई वो नहीं है, जो भी इनका क्लॉक टाइम होगा उससे मतलब नहीं। तो यहाँ पे 1 मार्च 2022 और ये पर्टिकुलर टाइम है ना, ये एक्सपायर से रिलेटेड, है ना, ये टाइम है। तो ये 2022 मार्च तक का ये जो सेशन है कब तक के लिए दिखा रहा है, दो मैक्सिमम हजार एज दिखा मार्च रहा है। CMT में। तो ये हमारा है। तो ये इस वजह से यहाँ पे टाइम डिफरेंस है, इनके क्लॉक का सिंक्रोनाइजेशन जो भी है उस हिसाब से करंट हमारा टाइम जो भी चल रहा है इससे आप मैक्सिमम सेशन देख सकते हो। ओके,
तो टाइम सेशन होता है कि पर्टिकुलर किस टाइम ड्यूरेशन के लिए चीज चलेगा। एंड दूसरी चीज, लास्ट एक्सेस कब हुआ था यहाँ पे भी देख सकते हो, 15 फरवरी, है ना। और इतने बज के इतने मिनट पर ये जो भी है जीएमटी हम लोगों का जो, सर ये आप कैसे कैसे कर, एक बार दोबारा से बताना। क्या चीज, ये आपने कैसे ओपन करी ये वाली स्क्रीन, एक बार दोबारा बता दीजिए। यहाँ से इंस्पेक्ट कर लेना होता है, ठीक है। और ये होता है, ये अलग अलग ब्राउजर में अलग अलग तरीके से होता है। इसमें मेमोरी करके आ रहा है, इस वेबसाइट पे स्टोरेज के अंदर आ रहा है, आपका अलग अलग वेबसाइट का चेक करना पड़ेगा, बस इंस्पेक्ट में जाके सर्च करना, ठीक है। तो ये दिखाएगा। ओके तो ओके। हर एक का क्या होता है, एक सेशन होता है, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होता है, जहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम सब एज होता है। तो सेशन लेयर का इस वजह से इस्तेमाल किया जाता है कि कोई भी हमारे पर्टिकुलर सेशन को एक्सेस ना कर पाए। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखो दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है डेटा को सेंड और रिसीव करना। अब अगर किसी भी वेबसाइट पर आप विजिट करते हो, ईमेल वगैरह करते हो, तो आपका ईमेल जब राइट हो गया, गाना मूवी जो भी सेंड करना था आपने उसके अंदर कंटेंट को राइट कर दिया। अब डेटा सेंड करने के लिए या तो टीसीपी या तो यूडीपी, ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो टीसीपी पैकेट अभी आपने देखा था एचटीटीपी में सेंड हुआ था जब मैंने वेब सर्वर एक्सेस किया था, यस सर। तो वहां पे वर्क करता है। तो ये सारी प्रोटोकॉल्स होती हैं जो हमारे फोर्थ लेयर पर काम करते हैं, लाइक टीसीपी यूडीपी। एंड रिलायबल स्लो एक्नॉलेज्ड प्रोवाइड करती हैं टीसीपी के अकॉर्डिंग। एंड यूडीपी जो होता है ये हाई स्ट्रीमिंग के लिए होता है, जैसे वीडियो कॉलिंग वगैरह करते हो तो यूडीपी के माध्यम से आपका डेटा क्या होता है, सेंड होता है। क्लियर। यस सर। तो ये सारी चीजें हैं। एक मिनट। ओके, तो ये हमारा हो गया। एंड ठीक है, अब हमारा यहाँ पे नेटवर्क लेयर का काम होता है बेस्ट पाथ सेलेक्ट करना। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर बाहर हमारा डेटा जा रहा है तो ये हमारा पर्टिकुलर एचटीटीपी एप्लीकेशन आपने ओपन किया यहाँ पे जाके, और एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सिंपल आप क्या करते हो, यहाँ पे टाइप करते हो यूआरएल और वहां पे डेटा सेंड कर। अब मान लिया आपने एचटीटीपी इंफॉर्मेशन सेंड किया, एप्लीकेशन लेयर से डेटा कोड इन कोड सारा चीज होकर क्या हुआ, आगे आपका बढ़ा एंड आगे फॉरवर्ड हुआ आपके नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर का काम होता है बेस्ट पाथ सेलेक्ट करना और उसको आगे के लिए प्रोसीड करना। तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे हमारे राउटर्स लगे होते हैं जो कि बेस्ट पाथ सिलेक्शन में हेल्प करते हैं, ओके। और यहाँ पे जो भी हमारा डेटा होता है एक सुटेबल एंड बेस्ट पाथ से सेंड होता है। जैसे कि अभी मैंने गूगल को ट्रैक करना है या जिसको भी मैंने यहाँ पे फाइंड किया, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से आता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ ट्रेसर्ट कमांड काम करता है कि नहीं, ट्रेस रूट ओके नहीं है, क्वेश्चन मार्क। देखिए ट्रेस करके क्या यहाँ पे दिया हुआ, पाथ पिंग दिया हुआ है, ट्रेसर्ट दिया हुआ है, एक नेटवर्क ट्रैकिंग के लिए होता है। एंड देखिए कहीं पाथ पिंग लिखा है, नहीं, नहीं। तो सिंपल, अब अगर अगर मैं यहाँ पे TRAC100050 और एंटर किया, तो यहाँ पे इसने ट्रैक करके बताया कि यहाँ पे मैक्सिमम 30 हॉप को काउंट करेगा और एक ही हॉप के बाद यहाँ पे आपका कन्वर्सेशन हो जाता है। अगर बड़ा नेटवर्क होता तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो हॉप या डिटेल्स थी वो और भी आता, राइट। अगर मैं यही कनेक्शन इसके साथ कर देता हूँ लाइक जी जीरो स्लैश जीरो के साथ ऐसे मैंने कर दिया और इनके बीच में राउटिंग करा दिया, तो अब इसके बीच में मल्टीपल्स ऑफ ये पाथ दिखाएगा इन सभी का, ओके। तो जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उस बेस पर आपके यहाँ पे ट्रैकिंग कर सकते हो। ये कमांड जो है ट्रेसर्ट, ये आप अपने कंप्यूटर पे भी अप्लाई कर सकते हो, ट्रेसर्ट स्पेस google.com। तो एक बेस्ट पाथ जो आपके और आपके गूगल सर्वर के बीच में है, यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, वो आपका यहाँ पे ट्रैक हो जाता है, राइट।
तो ये चीज हो जाती है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे ट्राई करते हो कि हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो आ जाता है आपका डेटा लिंक लेयर, जहाँ पे मैक एड्रेस और फ्रेम की चेकिंग होती है। यहाँ पे स्विच और ब्रिज इस्तेमाल करे जाते हैं, और यहाँ पे हमारा बेस्ट मतलब जो भी बेस्ट पाथ से हमारा डेटा स्विच को रिसीव होता है, तो एज इट इज वो हमारे पर्टिकुलर कंप्यूटर पर रिसीव होने से पहले हमारे स्विच के मैक एड्रेस और उसमें आइडेंटिफाई होता है। जैसा कि आपको पता है कि स्विच क्या करता है, सभी का मैक एड्रेस और टेबल्स को रखता है, कैम टेबल पूरी यहाँ पे स्टोर होती है। ओके, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं पहले, अगर सभी सो स्पेस मैक एड्रेस टेबल एंटर, अभी यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, लेकिन अगर ये सब एक दूसरे को एक बार पिंग कर लेते हैं ना, जैसे मैंने इसको ये कर दिया, इधर को कर लिया, एंड फिर इधर को कर लिया, ऐसे अगर मैंने इन सभी को पिंग कर लिया, तो अब अगर यही सेम आप स्विच को समझाओगे, क्योंकि स्विच एक बार मैसेज सेंड कर दिया सभी को, स्विच से मैसेज सेंड किया और सबका मैक एड्रेस पोर्ट 1 पोर्ट 2 पोर्ट 3 जो भी है यहाँ पे स्टोर कर लेगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे सारे एक दूसरे को पिंग कर रहे हैं और स्विच के पास पूरी कैम टेबल है, तो इसमें मैक एड्रेस आइडेंटिफाई होता है कि पोर्ट 1 पर जो मैक एड्रेस वर्क कर रहा है वो 85 करके है। तो हर एक पीसी का अपना अलग अलग मैक एड्रेस भी होता है। आप यहाँ पे देखो, इसका मैक एड्रेस अलग है, आप यहाँ पे अगर आकर चेक करोगे तो इसका मैक एड्रेस अलग है, ये करके है, और इसका अगर चेक करोगे तो इसका मैक एड्रेस अलग है। इससे ये पता चलता है कि देखो AA85 करके है, तो ये कहीं ना कहीं स्विच के पास क्या होता है, AA85 करके, ये लास्ट वाले पीसी का भी दिखाया मैंने, तो सबका डेटा स्टोर किया। जब भी हमारा डेटा लिंक लेयर पर काम होता है तो स्विच यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, और स्विच डिफाइन करता है कि आपका आईपी और मैक एड्रेस क्या है। ओके, अगर मैं सो स्पेस इंटरफेस स्पेस किसी भी इंटरफेस का F0/2 एंटर करता हूँ, चेक करता हूँ जैसे ये 2 नंबर पर क्या डिटेल्स है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि फास्ट इथरनेट जो 0/2 है वो अप है, यानी काम कर रहा है, और यहाँ पे जो इसका मैक एड्रेस है वो ये है। ओके, बाई डायरेक्शनल है। एंड दूसरा यहाँ पे हार्डवेयर डिटेल्स मिल गया, रिलायबिलिटी दिखा रहा है, प्लस इनकैप्सुलेशन आरपा का है, एंड की अलाइव मैसेज 10 सेकेंड का यहाँ पे ले रहा है। तो ये बहुत सारा डेटा यहाँ पे होता है। एंड अगर इनका मैक एड्रेस यहाँ पे आपने देख ही लिया, ये पूरा का पूरा हो गया। किसी भी पीसी पर ऐसे ही या किस पोर्ट पर क्या है पूरा डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। अगर आप पीसी पर आते हो एंड कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हो, तो यहाँ पर भी बहुत सारा डेटाबेस होगा, लाइक आर्प की डिटेल्स चेक कर सकते हो। दिस इज allow you to check the ARP table. ARP table mean the switch table यार, कैम टेबल, like ARP space -A enter, see 10.0050 के साथ इस पीसी का टेबल या ARP जनरेट हुआ था। ओके, अगर मैं ARP लिखकर एंटर करता हूं तो नथिंग। ओके, डी, इस टेबल को क्लियर करना चाहते हो कि इसके डिटेल्स में ये पर्टिकुलर आ गया है, तो ARP-D ये आपके पीसी पर भी काम करेगा। ये चीज हो जाता है। अगेन आप ARP space -A लिखते हो, देयर इज नो एनी एंट्री। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो कहने का मतलब कि जब हम किसी कंप्यूटर पे, मान लिया कि गूगल को एक बार एक्सेस कर लिया, मैंने अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और मैंने यहाँ से क्या किया, पिंग किया एंड google.com एंटर कर दिया, हमारा रिप्लाई आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। ये हो गया सिंपल, मैंने इसको कैंसिल किया, मैंने क्लियर कर दिया स्क्रीन को। अगर मैं यहाँ पे ARP space -A लिख कर एंटर करता हूँ, अभी मेरा पूरा डेटाबेस यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एंटर करता हूँ एंड आधी डिटेल्स दिखाता हूँ, सी दीज आर द डिटेल्स, हमारे रियल इन्वायरमेंट में भी आ रहा है। ओके, एक तरफ आईपी होगा, एक तरफ टेबल, तो ये पूरा हमारे नेटवर्क में जितने भी पीसी हैं उन सभी का डेटा दिखा रहा है, वैसे यहाँ पे भी दिखा रहा था। ओके, तो ये आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप मैक एड्रेस और ये सब का वेरिफिकेशन हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ से एक पैकेट सेंड किया इस पर्टिकुलर सर्वर को, तो यहाँ पे देखो मैसेज सक्सेसफुल हो गया, वंस अगेन पैकेट, एंड मैंने थर्ड वाले पीसी को सेंड किया सक्सेसफुल। सिम्युलेटर में आ जाओ, ये पैकेट देखो यहाँ था और आईसीएमपी पैकेट था। जब आप इस पैकेट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आईसीएमपी पैकेट कहाँ पे जनरेट हुआ, लेयर 3 पर, नेटवर्क लेयर पर। ओके, और जैसे ही आपने नेक्स्ट लेयर को, सॉरी, यहाँ से नेक्स्ट ये पैकेट ट्रांसफर किया तो ये स्विच को आया, स्विच पर आईसीएमपी पैकेट यहाँ पे देख सकते हो आया। इस पैकेट में क्या क्या है तो आप देख सकते हो, पोर्ट 0/2 के लिए मैसेज है, और ये मैसेज कैसे काम कर रहा है आगे देखो, यहाँ पे पोर्ट 1 2 काम किया,
इसमें इथरनेट हेडर है, मैक एड्रेस की डिटेल्स है, सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस है। ओके, AA85 और 889588। तो इस पे अगर आप आकर चेक करते हो, इस पीसी का मैक एड्रेस 9588 और इसका क्या होगा, AA85 होगा। यही तो होना चाहिए। तो ये देखो दोनों इसको पता है, क्योंकि इसने स्विच पर जैसे ही ये डेटा सेंड किया स्विच को, क्योंकि यही इसका पाथ है, और यहाँ से इसको डिटेल मिल गया कि अच्छा ये वाला है, ये पैकेट देखना ना इधर आएगा ना इसको जाएगा, डायरेक्टली इसको जाएगा, क्योंकि स्विच को पता है। तो यहाँ पे मैक एड्रेस का फिल्टरिंग हो जाता है। नेक्स्ट जैसे ही मैं करता हूँ सी, यहाँ पे आपका पैकेट आया। अब यहाँ पे देखो आईसीएमपी पैकेट हमारा रिसीव हो गया। ओके, इधर भी आपका पूरा ये वर्क करने लगा। इनबाउंड आउटबाउंड में सोर्स और डेस्टिनेशन की डिटेल्स देख सकते हो, पैकेट का टाइप दे सकते हो, सोर्स भेजने वाले की आईपी, सेंड रिसीव करने वाले की आईपी, दोनों का मैक एड्रेस, सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। नेक्स्ट अब जैसे ही ट्रैक करोगे तो आपका एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज यहाँ पे जा रहा है, एंड वंस अगेन यहाँ पे चला गया, और ये हमारा फाइनली हमारा पैकेट एक्नॉलेज हो गया। ओके, तो ये पूरा का पूरा ट्रैकिंग प्रोसेस है। अब अगर आप चेक करोगे तो सभी को स्विच क्या कर रहा है, सभी को एक मैसेज सेंड कर रहा है, लेकिन कोई मैसेज सक्सेसफुल नहीं हुआ। दिस इज द एसटीपी मैसेज, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। दिस इज अलाउ यू टू अवॉइड द लूपिंग बिटवीन मल्टीपल्स ऑफ होस्ट। तो लूप वगैरह ना बने, ट्रैफिक वगैरह ना हो, इसके लिए ये मैसेज से बार बार सबको क्या करता रहता है, ऐसे एसटीपी मैसेज जनरेट करता है। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं। आई थिंक क्लियर हुआ। आईसीएमपी की जब हमने ट्रैक किया तो एक पर्टिकुलर मैक और डिटेल से हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, सारा काम कर रहा है। तो ये कहाँ पे आपने चेक किया अभी, डेटा लिंक लेयर पे। लास्ट आपका फिजिकल लिंक लेयर होता है, और यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन, हब, रिपीटर, कोएक्सियल केबल, इन सब का इस्तेमाल होता है। जैसे ये पीसी यहाँ से डेटा यहाँ पे कैसे सेंड कर पा रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि ये कनेक्शन यहाँ पे, अगर मैं इसको हटा दूं और फिर उसके बाद जैसे कि मैंने इसको कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर दिया और दोबारा पैकेट लिया यहाँ से यहाँ, पॉसिबल है सेंड कर पाना, क्योंकि स्विच के पास तो पैकेट आया बट इसके आगे कोई पाथ नहीं है, ये डिस्कनेक्ट है। तो फिजिकल लेयर मेंटेन द फिजिकल नेटवर्क आर्किटेक्चर। ओके, तो ये सर हमारा मेरा पूरा नेटवर्क प्रोसेस नहीं चल होता रहा है। था सर, एक बार थोड़ा सा हल्का से थोड़ा सा दोबारा हाँ, बता दो, ओएसआई 2 लेयर मॉडल के नीचे मैंने की होगी। पढ़ाया यहाँ पे, ठीक है, ये सारी चीजें हम्म। हैं। और नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं यहाँ, जस्ट सेम मॉडल हमारा आ जाता है टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल भी हमारा सिमिलर वर्क करता है, वो थोड़ा सा एग्जैक्टली मतलब कि एक रियल मॉडल में काउंट किया जाता है, और सेम प्रोसेस होता है ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी आईपी मॉडल का। तो ये हमारा 4 लेयर पर वर्क करता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। ये 4 लेयर के बिहाफ पर पूरा कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होता है। ओके, जैसे कि वेट, मैं ये वाली टोपोलॉजी तो ठीक है, आ जाते हैं इस पे। और 4th लेयर यहाँ पे जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो क्या दिया हुआ है, ये आपका ओएसआई के अकॉर्डिंग है। एंड जस्ट इधर आप चेक देखो, ये भी मॉडल सिमिलर मॉडल है जैसा कि मैंने अभी बताया, टीसीपी आईपी मॉडल। तो ये जो पार्ट है, दिस इज द ओएसआई मॉडल लेयर, एंड ये हमारा टीसीपी आईपी मॉडल लेयर है। टीसीपी आईपी मॉडल में क्या लिखा हुआ है कि ये जो 3 लेयर्स है ना, लाइक एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, इनको एक लेयर में काउंट करके एज एप्लीकेशन लेयर के अंदर काउंट होता है। यानी कि जो भी वर्क आपका यहाँ पे मेजर होता है वो एप्लीकेशन बस वर्क करता है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट नेम से है, नेटवर्क इंटरनेट नेम से है, डेटा लिंक एंड फिजिकल जो है आपका लिंक लेयर में आ जाता है। ओके, तो काम तो सिमिलर है। एप्लीकेशन लेयर पे ये सारे काम होते हैं, डेटा का इनकोडिंग, इंक्रिप्शन, एचटीटीपी, एफटीपी, ये सारे काम करता है, एंड सेशन वगैरह मेंटेन होता है। वैसे ट्रांसपोर्ट पे टीसीपी यूडीपी इंफॉर्मेशन के लिए होता हो जाते हैं। इंटरनेट लेयर पे बेस्ट पाथ सिलेक्शन होता है, एंड फिर आपका लिंक लेयर आ जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं। एडवांटेज अगर हम लोग देखें कि हम लोग टीसीपी आईपी मॉडल का एडवांटेज क्या है, या ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल का अगर एक कंपेयर वो रखें, तो जो ओएसआई मॉडल है ना, अगर एक विकिपीडिया या थोड़ा सा गूगल करेंगे तो इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब कि एक रियल मॉडल के अकॉर्डिंग नहीं समझा जाता है या उसको नहीं काउंट करा जाता। बट हाँ, टीसीपी आईपी मॉडल को किया जाता है। जैसे इट हेल्प यू टू स्टेब्लिश सेटअप कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, तो नेटवर्क सेटअप करने के लिए वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, जैसा कि आपने देखा, मैंने एक नेटवर्क आर्किटेक्चर सेटअप भी किया यहाँ पे बैकग्राउंड में, ये पूरा ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग सेटअप करने के लिए इस लेयर में
समझते हैं, इस लेयर के माध्यम से समझते हैं। इट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, मतलब कि ये इंडिपेंडेंट वे से ऑपरेट होता है। इट सपोर्ट्स मेनी राउटिंग प्रोटोकॉल्स, बहुत सारी राउटिंग प्रोटोकॉल्स आती हैं। इंटरनेट वर्किंग इस्टेब्लिश करने के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब कि आप वैन लेवल पर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हो। टीसीपी आईपी मॉडल जो होता है हाईली स्केलेबल क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल होता है। इसमें बहुत आसानी से आप चीजों को कैप्चर, मॉनिटर और ये सब चीजें करते हो। अभी मैंने लाइव करके दिखाया। तो ये सिमिलर जो भी ओएसआई मॉडल का पार्ट था वैसे ही यहाँ पे भी सारा कॉन्सेप्ट वर्क करता है, सारी चीजें मेंटेन होती हैं। ओके, तो ये हमारा टीसीपी आईपी एंड ओएसआई मॉडल था। तो अगर कभी भी इंटरव्यू एग्जाम कहीं पे पूछा जाता है रिलेटेड टीसीपी आईपी एंड एवरीथिंग, तो आप एक्सप्लेन करना एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट इंटरनेट लिंक लेयर according to TCP IP model and application presentation session transport network data and physical according to OSI model। तब ये दोनों क्या होंगे, वर्क मतलब प्रॉपर तरीके से होंगे। ऐसा नहीं है कि आप बोल देना कि दोनों का लेयर सिमिलर और ये सब नहीं है, दोनों में लेयर में काफी डिफरेंस है। एक में 7 लेयर और एक में सिर्फ और सिर्फ 4 लेयर है ना। तो ये हमारा प्रॉपर वर्क इन्वायरमेंट होता है। कोई डाउट यहाँ पे? सर एक बारी वो रिपीट करना, जो भी आपने वो 4th और 7th लेयर क्या बोला? क्या चीज? अभी आपने 4th और 7th लेयर क्या सर, टीसीपी के बारे में कुछ टीसीपी बोला ना में आपने? 4 लेयर होता है ना, और ओएसआई मॉडल में 5-7 लेयर है ना। हम्म। बस, तो डिफरेंस तो है ना। यस। तो ये सारी चीजें हैं। एंड इतना डिफरेंसेस और ये सब चीजों के बाद केबल एंड लैब सेटअप में हम लोग आ जाते हैं। लैब सेटअप जैसा कि मैंने बताया था, सभी लोग अपना अगर नेटवर्क सिक्योरिटी लेवल पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कुछ चीजें चेक करना चाहते हैं, तो सबसे पहला आप क्या करेंगे, कोई भी हाइपर वी, वर्चुअल बॉक्स, वीएमवेयर प्लेयर आपने इंस्टॉल किया था। सभी लोगों ने वीएमवेयर प्लेयर तो इंस्टॉल ही किया है सभी ने, है ना, और उस पे लाइनेक्स का एक मशीन भी इंस्टॉल किया है। ओके, तो लाइनेक्स का जो भी मशीन आपने इंस्टॉल किया है, सेम आप वैसे ही काली लिनक्स या पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेना। ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। अगर काली आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ कौन सा डाउनलोड करना। जैसे काली लिनक्स लिखोगे आप एंड दूसरा टर्मिनल ओपन करो और यहाँ पे पैरेट ओएस लिखो और एंटर कर दो। तो पैरेट ओएस तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा चलाने में और इन सब चीजों में, बाकी काली लिनक्स काफी बेस्ट मिलेगा। फर्स्ट लिंक से आप यहाँ पे क्लिक करना और डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक कर देना, फाइनली आपको डाउनलोड ये पेज पर लेकर चला जाएगा। और यहाँ पे बेयर मेटल है, वर्चुअल मशीन है, आर्म है, मोबाइल है, क्लाउड है। तो आपको इंस्टॉल किसके लिए करना है, बेयर मेटल वाला सेक्शन सेलेक्ट करना और एंटर करना। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है इंस्टॉलेशन के लिए आपको कौन सा बिट चाहिए, तो 64 बिट, 32 बिट, आपका जो भी वर्जन सपोर्ट करता है सेलेक्ट करना। ऐसा नहीं है कि 64 इंस्टॉल करेंगे तो ज्यादा फीचर मिलेगा, इसमें दोनों में सिमिलर है। आपका प्रोसेसर अगर 64 बिट का है तो आप उसको यूज करना। तो 64 बिट ही मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने मशीन पर, क्योंकि मेरा 64 बिट आर्किटेक्चर पर काम करता है। प्रोसेसर की डिटेल्स चेक करने के लिए आप CMD ओपन कर सकते हो। यहाँ पे टाइप करोगे लाइक WMIC एंड CPU एंटर, तो आपका आर्किटेक्चर बिट बता देगा। तो ये हमारा 64 बिट आर्किटेक्चर पर काम करता है। ओके, ऐसे बाकी ये डेटा किसी को दिखाया नहीं जाता है। तो WMIC CPU, बाकी बाय डिफॉल्ट अगर आप 5 साल पुरानी भी मशीन लेकर काम कर रहे होंगे तो उसमें भी दोनों वर्जन 32 और 64 बिट दोनों काम करता है। तो यहाँ पे एक इंस्टॉलर इमेज है, एक वीकली है, एवरीथिंग है, नेट इंस्टॉलर है। तो अगर मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ या डाउनलोड करता हूँ इंस्टॉलर इमेज, तो इसके अंदर कंप्लीट पैकेज मिलता है हमें। अगर आप ये वाली मशीन नहीं डाउनलोड करते हैं, वीकली लेते हैं ये सब, तो इसमें बहुत अपडेट आपको करना पड़ेगा। इंटरनेट ऑनलाइन रख के आपको डाउनलोड ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, समझ रहे हो, तब ये इंस्टॉल होगा। तो नेट इंस्टॉलर में भी देखो 471 MB का है, ये 745 KB का है। तो ये सब नहीं है, सब कुछ आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा इसमें। और ये आपका कंप्लीट ऑफलाइन पैकेज है, बिना इंटरनेट के आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे सिंगल क्लिक करो या इस इमेज पर क्लिक करो, आपका डाउनलोडिंग ये स्टार्ट कर देगा। थोड़ी देर वेट करने के बाद
देखो ये 2.8 GB का डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। तो अभी के लिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ओके, एंड फिर यहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल अगर कर रहे हो आप या नहीं हो पा रहा है तो उसका सेम जैसे कि आपने लाइनेक्स किया था ना, काली लिनक्स, वैसे ही है, इंस्टॉल हो जाएगा। पैरेट सिक्योरिटी में आप आते हो तो यहाँ से पैरेट सिक्योरिटी चाहो तो कर लो। मैं काली लिनक्स पर आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। यहाँ पर भी ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे एंड यहाँ से डाउनलोड सेक्शन नीचे तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे आप चेक करोगे, नहीं तो यहाँ पे ऊपर ही है डाउनलोड सेक्शन। और यहाँ पे आपको गेट होम एडिशन, गेट सिक्योरिटी एडिशन, तो ये सिक्योरिटी एडिशन डाउनलोड करना। ओके, क्लियर। एंड देन आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना। तो दोनों लैब सेटअप करने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना नेक्स्ट सिक्योरिटी के लिए एक और ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, जो कि है विंडोज 7, 8, 10 या काली लिनक्स एंड्रॉयड मशीन, जो भी आपको चाहिए इसमें से इंस्टॉल कर लेना। ऑलरेडी विंडोज 10 सबको इंस्टॉल करने आता है, या विंडोज 7 थोड़ा लाइट वेट हो जाएगा, तो दोनों में से कोई भी आप कर लेना। एंड उसके बाद हम लोग VHD वगैरह कैसे उसके अंदर ऐड करते हैं, कैसे उस पे काम होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी ये इंस्टॉल कर रखा है, और जैसे कि आप देख सकते हो, और मैं अगर यहाँ पे विंडोज 7 वाला मशीन ऑन करता हूँ तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे देखो, ये VMware वर्चुअल बॉक्स पर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। और इसके अंदर अगर VHD वगैरह ऐड करना है या VHD वगैरह पे काम करना है तो वो क्यों किया जाता है, जैसे हमारे पास एक ही पार्टीशन होगा इसके अंदर, लाइव देख लो आप, और उसके अंदर मुझे ढेर सारा स्पेस क्रिएट करना है, वर्चुअल हार्ड डिस्क ऐड करना है। तो ये छोटा सा टॉपिक था आपका इसी के साथ। तो यहाँ पे आ गया, और मैं इसको यहाँ पे करता हूँ लॉगिन, जैसे कि इसका जो भी पासवर्ड है CCNA@123 ऐसे। आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम पर क्या किया हुआ है, माई कंप्यूटर में सिर्फ एक पार्टीशन यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं एक और पार्टीशन ऐड करना चाहूँ या जो कुछ भी है, तो क्या ऑप्शन मुझे मिलेगा, तो हम विंडो R डिस्क MGMT या सिंपल माई कंप्यूटर पे यहाँ पे मैनेज पे आ जाएंगे, एंड यहाँ से भी आपको ये ऑप्शन मिलता है पार्टीशन मैनेज करने का। सर हमें काली लाइनेक्स से या फिर पैरेट में से एक एक तो डाउनलोड करना है ना? काली लिनक्स इंस्टॉल कर लेना। काली लिनक्स इंस्टॉल करके पैरेट VMware में सिक्योरिटी उसको जो है इंस्टॉल ना करना थोड़ा है। सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, नहीं चलाने, और तो सर उसका उसको इंटरफेस VMware में इंस्टॉल कर देना है, VM बॉक्स या VMware जो भी है। जो भी ओके आपका है सर, उस उसमें और इंस्टॉल सर करके छोड़ विंडो देना। विंडो 10 भी इंस्टॉल करना है? हाँ 10, 7 कुछ भी इंस्टॉल कर लेना। 10 और 7 इंस्टॉल यहाँ पे करना है, देखो ठीक है। डिस्क मैनेजमेंट पे आ गए, एंड उसके बाद अब सारा डिस्क कैलकुलेट हो रहा है, तुम्हारे पास बस एक डिस्क है। तो अगर मुझे वर्चुअल मशीन, चाहे VMware हो, आपका वर्चुअल बॉक्स हो, हाइपर भी हो, कोई भी हो, अगर वर्चुअल मशीन ऐड करना है, सॉरी वर्चुअल डिस्क ऐड करना है, तो इसके मशीन की सेटिंग में आओ, या जो भी आप इस्तेमाल करो उसकी सेटिंग में, स्टोरेज के अंदर देखो यहाँ पे ब्लैंक है। ओके, तो अभी यहाँ पे ये सारे ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अभी लाइव है। तो सबसे पहले आप ऑपरेटिंग सिस्टम को कर दो शट डाउन। ओके, ये हमारा हो गया शट डाउन। अगर VHD की कभी जरूरत पड़े तो बाकी इस लैब की जरूरत नहीं है, ये बस इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ सर पे विंडोज 7 VHD पे मींस वर्चुअल हार्ड डिस्क वर्चुअल हार्ड डिस्क, ओके सर। मैंने यहाँ पे ऐड किया, और अब देखो यहाँ पे स्टोरेज में आकर अब ऑप्शन हाईलाइट हो गया ना, तो ये एम्प्टी है। तो मैं यहाँ पे जब क्लिक करूंगा, देखो क्या दिया हुआ है, ऐड न्यू स्टोरेज ऐड कंट्रोलर। न्यू स्टोरेज कंट्रोलर। और यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा ना, जैसे कि रिमूवल सेलेक्ट, ये ओहो, तो भी यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा है VHD ऐड करने का इसमें। क्यों, ये ऑफ तो मैंने कर दिया है ना प्रॉपर, ऑफ है। अभी थोड़ा सा वो नहीं होता है कि इंटरफेस पहले मैंने ऑन कर दिया था, अभी आ गया यहाँ पे। तो ये वाला सेक्शन यहाँ पे आ रहा है, ऐड न्यू स्टोरेज। किसी भी हार्ड डिस्क
किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही होगा। तो हार्ड डिस्क को सेलेक्ट करना है, क्रिएट न्यू हार्ड डिस्क। अब यहाँ पे जो भी आप हार्ड डिस्क सेलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट करना, और बाय डिफॉल्ट एज इट इज रहने देना। और 32 जीबी का नहीं, मैं 5 जीबी का अगर यहाँ पे ऐड करना चाहूँ तो 5 लिखूंगा यहाँ पे एंड जस्ट क्रिएट। और यहाँ पे चूज कर लेंगे 5 जीबी। देखो यहाँ पे नीचे आया होगा कहीं, दिस वन, विंडोज 7 5 जीबी चूज किया और यहाँ पे आ गया एंड देन ओके कर दिया। अब ऑन करते हैं इसको। तो वर्चुअल बॉक्स में अगर हमें कुछ भी हार्ड डिस्क क्रिएट करनी है तो उसके लिए उसको शट डाउन करना जरूरी होता है। रियल मशीन पे भी आप हार्ड डिस्क नहीं ऐड करोगे तो बंद करके ना, नहीं तो जल नहीं जाएगा। फिजिकल बॉक्स की बात कर रहे हो ना आप? तो ये मशीन हमारा यहाँ पे ऑन हो गया एंड अब यहाँ पे मैं इसको लॉग इन करता हूँ। और अब मैं माई कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन करता हूँ, डिस्क मैनेजमेंट। देखो जैसे ही ऐड किया आपने, यहाँ पे डिस्क आ गया सेलेक्ट करने के लिए। अगर नहीं आप यहाँ पे कुछ करते हो तो भी इसको क्लोज करो, मैनेजमेंट में दोबारा से आ सकते हो, यहाँ पे सारा डिस्क दिखाएगा। फिर यहाँ पे डिस्क 1 कह रहा है अटैच हुआ है, तो इसको MBR GPT में आपको करना है या कैसे करना है। तो ये आपका पार्टीशन स्टाइल होता है। MBR ओल्डर टेक्नोलॉजी है, GPT न्यू है, आप गूगल कर सकते हैं एंड ओके कर देना कोई भी एक पर। अब यहाँ पे 5 जीबी का एक नया पार्टीशन आप चाहो तो बना लो। ये देखो बस क्रिएट करना, फॉर्मेट कर देना, पार्टीशन बन गया। राइट क्लिक करके ई ड्राइव बन गया। माई कंप्यूटर पे आप आते हो और चेक करते हो यहाँ पे, तो अभी 2 ड्राइव दिखाएगा। ओके, तो सिंपल ये VHD ऐड करने का प्रोसेस है। और VHD ऐड करना और ये सारी चीजें आप देख लेंगे। रियल इन्वायरमेंट में अगर हार्ड डिस्क बढ़ानी है तो आप मार्केट से खरीद कर लाते हो और उसको अपने मदरबोर्ड से कनेक्ट करते हो, राइट, है ना। तो इस तरीके से आपका होता है। तो आप लोग काली लिनक्स इंस्टॉल कर लेना। काली लिनक्स इंस्टॉलेशन का मैं वीडियो सेंड कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे इंस्टॉल करना है, तो वो हेल्प करेगा आपको। एंड वर्चुअल बॉक्स या VMware प्लेयर किसी पर भी इंस्टॉल करेंगे, स्टेप सिमिलर है। ओके।